नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। लोकसभा चुनाव के बाद जो सीट खाली हुई है पूरे देश में, उनमें चुनाव और चुनाव के बाद नतीजे शुरू हो चुके हैं। राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, 5 विधानसभा की सीट है जिस पर उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों ने भी कमर कस ली है। राजकुमार रोत की पार्टी भारत आदिवासी पार्टी जो है, वो इसको लेकर जो 84 विधानसभा क्षेत्र है जहां से राजकुमार रोत विधायक चुने गए थे, उसके बाद वो सांसद बने। अब वो सीट खाली हो गई है, उस सीट पर फिर से चुनाव होगा, फिर से विधायक चुना जाएगा। जनता को चुनना है 84 विधानसभा की एक विधायक, लेकिन कैंडिडेट यहाँ पर प्रमुख रूप से 2 होंगे या 3, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि राजकुमार रोत की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद लगभग ये साफ हो चुकी है तस्वीर की कांग्रेस पार्टी और राजकुमार रोत यहाँ पर मिलकर मुकाबला करेंगे, यानी कि बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी करेंगे दोनों मिलकर। तो बीजेपी के लिए कितनी चुनौती इस 84 विधानसभा क्षेत्र में इस समय है और बीजेपी कौन सी रणनीति पर काम करेगी, ये तमाम सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू जी, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रतीक सिंह, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, दीपक श्रीमल, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी से करते हैं। कृष्ण कुमार जानू जी, 84 विधानसभा जी मीना जी, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी आपको शिकस्त मिली है। अब आपकी सरकार है, तो कितनी ताकत सरकार लगाएगी कि आप सीट पर मुकाबले में आ पाए? मीना जी, सरकार सत्ता में है। सरकार हमारी है, पार्टी पूरी कोशिश करेगी। 84 विधानसभा का 2003 से लेकर 2023 तक का चरित्र चित्रण देखें तो 2003 में वह भारतीय जनता पार्टी के सुशील खटारा जीते थे और शंकरलाल आसेरी दूसरे नंबर पर थे। अगर 2008 का देखें तो कांग्रेस के शंकर आसेरी जीते के बाद दो बीजेपी के सुशील कटारा 50% से अधिक वोट लेकर जीते थे और कांग्रेस के महेंद्र बाजोड़ जो थे वो 36% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। और 2018 और 2018 में बीटीपी के राजकुमार जीते हैं और 2023 में बीएपी के राजकुमार जीते हैं। यानी पार्टी बदलकर व्यक्ति वही है, वही जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी दोनों बार दूसरे नंबर पर रही है। तो वहां हमारी तैयारी और वहां के इतिहास को खंगाल कर देखें तो हम वहां कोई कमजोर पार्टी नहीं है। 50% से अधिक वोट हमें 2013 में वहां मिले हैं। अब कांग्रेस अगर आत्मसमर्पण करती है और दोनों हमारे सामने लड़ने वाले हमारे सामने आकर एक साथ लड़ते हैं तो परिणाम तो निश्चित रूप से ऊपर नीचे हो सकता है, पर हमारी तैयारी और हमारी योजना में किसी प्रकार की कमी रहेगी, इसकी आशंका किसी को नहीं रखनी चाहिए। 84 का चुनाव हम पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। और अब कांग्रेस जो आदिवासियों के लिए सदन में 8 लीटर शराब की मांग करने लगी है, तो आदिवासियों को भी समझाने में और समझने में कठिनाई नहीं होगी कि उन्हें शराब परोस कर ही, मदहोश रख कर ही बीएपी और कांग्रेस चुनाव जीतेंगी। उन्होंने जो गणित बनाई है उसका संकेत गणेश घोगरा कांग्रेस के विधायक ने सदन पटल पर परसों इस सारी चर्चा में आदिवासियों के लिए वो भी आबकारी विभाग के अधीन नियमों के अंतर्गत मिलने वाली शराब नहीं, उनकी अपनी महुड़ी रखने का अधिकार देने की मांग की है। ये इस बात का संकेत है कि आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, इसकी चिंता राजनीतिक दलों को नहीं है। उनको महुड़ी मिलती रहे, वो पीते रहे, उनको वोट देते रहे कि गणित पर ही काम चल रहा है। कृष्ण कुमार जानू जी, आपकी बात में थोड़ी ईमानदारी है कि आपके लिए मुश्किल है वहां पर, आपने भी स्वीकार भी किया है, इसीलिए चुनाव परिणाम ऊपर नीचे हो सकता है, आपको भी लगता है। लेकिन गणेश घोगरा को आप जिस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर उन्हें घेरा जा सकता है? क्या इस देश और प्रदेश में शराब पीने वाले और शराब पीने वालों के साथ राजनीतिक दलों का जुड़ाव कोई नया तो है नहीं? गणेश घोगरा अगर ईमानदारी से आदिवासियों से जुड़ी हुई बुनियादी जरूरत की बात को अगर अगर व्यावहारिक पक्ष समझते हुए सामने रखते हैं, तो आपको लगता है कि आप उस मुद्दे पर
ये शराब का जो मुद्दा है, इस पर आप कांग्रेस पार्टी को घेर पाएंगे? मीना जी, घेरने की जरूरत कहाँ है? आजादी के 75 साल बाद भी आदिवासियों के विकास के लिए जिन बुनियादी बातों की चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, खेल की, आवास की, उनकी बजाय अगर उनके लिए महुड़ी की बात हो और संविधान की प्रति हाथ में लेकर सदन में लहराने वाली पार्टी इंडी गठबंधन के घटक इस पर चुप रहे। अगर शराब भी रखनी है तो भारत के जो आबकारी अधिनियम है उसके अंतर्गत जिस शराब की बात होती है उसे रखना चाहिए ना। उनको कौन से दायरे में कहां बांध कर रखना चाहते हैं, उस सारे विषय को गंभीरता से सोचने समझने की जरूरत है। और कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो समझ चुके हैं कि आदिवासियों को उसके दायरे से बाहर नहीं सोचने देना है। महुड़ी पिलाते रहो, मदहोश रखते रहो, वोट लेते रहो, यही तो चल रहा है, यही हम देख रहे हैं। जी, 2 बार तो बीजेपी में वसुंधरा राजे जी की सरकार आई, तीसरी बार अभी भजन लाल जी की सरकार है, उससे पहले भैरव सिंह जी की सरकार रही। आदिवासियों के हक और आवाज के लिए अगर बीजेपी चिंतित होती तमाम आपके अनुषंगिक संगठनों के साथ भी, तो शायद भारत आदिवासी पार्टी की जगह बनती नहीं उस इलाके में। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, ये जो आपत्ति है कृष्ण कुमार जानू जी की या बीजेपी की, ये जो गणेश घोगरा ने शराब का जो विषय उठाया है, वाकई में आपको लगता है कि इस 84 के उपचुनाव में ये कोई मुद्दा बन पाएगा? मीना जी, देखिए, आदिवासी संस्कृति को हम देखें तो देश तो अभी 75 साल से आजाद हुआ है। उससे पहले तो आदिवासी जिस तरह से रह रहा था और जिस तरह से जीवन यापन कर रहा था, जिस तरह का पद्धति है, उसमें वो महुड़ी की शराब ही पीता था। ये अंग्रेजी शराब और ये देशी शराब के ठेके, ये तो सब बात की देन है। तो बात कहाँ से शुरू हो रही है कि क्या उनकी मूल जो जीवन पद्धति है उसको जिंदा रखना है या नहीं रखना। अगर उनको जिंदा रखना है तो वो जो जीवन पद्धति का जो हिस्सा है उसके साथ वो जीना चाहते हैं। और मीना जी, एक बात बता दूं मैं कि ये जो हाथ की शराब है ना जो बनती है, मैं ऐसी जगह जानता हूँ पंजाब में जहाँ पे इलायची, सौंफ और काजू की शराब घरों पे बनती है। और भी देश के कई इलाकों में घरों पे शराब बनती है। महुड़ी की शराब राजस्थान में बहुत ज्यादा आदिवासी इलाकों में प्रिय है, क्योंकि उदयपुर में जब मीटर की ट्रेन हुआ करती थी तब तो पूरे डब्बे के डब्बे महुड़े के भर के आते थे यहाँ पर, और रेलवे के राणा प्रताप गोदाम में पड़े रहते थे और फिर वहां जाते थे और वहां यूज होते थे। तो ये जो शराब की बात है, ये तो अब जानू जी अच्छा बता सकते हैं कि वो कानून के विरुद्ध है कि कानून के फेवर में है। मगर जब हम एक तरफ बात करते हैं जीवन जीना, जो उनका जो नेचुरल जीवन है उसको बचाए रखना है, तो जो उनका जो खान पान है, जो उनका तरीका है, उसके साथ क्या समझौते होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वो एक डिस्कशन का विषय है, वो एक अलग बात हो सकती है। मगर हाँ, ये जो बात आप पूछ रही हैं कि क्या ये विषय चुनाव में अभी जो होने वाला है 84 में, उसमें एक मुद्दा बनेगा, अगर हाँ इस मुद्दे को उठाया गया पार्टियों द्वारा तो जरूर ये एक मुद्दा बनेगा। क्योंकि आदिवासी शराब के बगैर नहीं रहता है, वो लेता है, उसकी आदत में है, उसकी जीवन पद्धति में। मगर गवर्नमेंट का प्रेशर, आबकारी विभाग का प्रेशर, उनके ऊपर बनने वाले केसेस, ज्यादातर आबकारी विभाग के जो आप केसेस देखेंगे वही होते हैं। खरगाप जो बनती है शराब उसके ऊपर तोड़े जाते हैं, जाके लोगों को अरेस्ट किया जाता है। इसको लेकर भी कई बार मांग हुई है कि इस तरह से न किया जाए। मगर हाँ, क्योंकि ये शराब उनके जीवन के लिए खतरनाक है, इस बात से भी मना नहीं किया जाता। बहुत सी मौतें हुई हैं, इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता। और जब ये जो समारोह होते हैं, जिस तरह का इनके समाज का गठों वो बैठकें होती हैं, और जब वो इस तरह की चीज करते हैं तो कई दफा जहरीली शराब से काफी डेथ्स हुई हैं, इस बात से मना नहीं कर सकते। बहुत बार इस तरह की किस्से सुनने को मिले हैं, कहानियां सामने आई हैं, बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये आदिवासी जीवन का हिस्सा है। अब बात ये है कि जीवन का हिस्सा सही और गलत, बहुत सारे हमारे समाज के हिस्से थे जिनको हमने काट कर बाहर किया है पिछले कई दशकों में, बहुत सारे। तो क्या ये मुद्दा अब
कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आदिवासी हक के नाम पर इस चुनाव से पहले विधानसभा में इस मुद्दे पर बात कर रही है और बीजेपी खुले तौर पर इसका विरोध कर रही है। दीपक श्रीमाल जी, उपचुनाव में कौन से मुद्दे इस बार अहमियत रखने वाले हैं? कौन से मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा? जी मीना जी, सबसे बड़ी बात है, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ चुनाव में, मंगलसूत्र की बात हुई थी। और अभी हाल ही में मानगढ़ पे जो कार्यक्रम हुआ है भील प्रदेश का, उस कार्यक्रम में भी एक बार मंगलसूत्र चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि मंगलसूत्र और सिंदूर औरतों को नहीं लगाना चाहिए। अब ये विवाद जितना रूप लेता जा रहा है और जिस तरीके से इसको हवा दी जा रही है, तो जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के पास तो बिल्कुल कुछ मुद्दे नहीं थे, हथियार डाल के बैठे हुए थे, उनको एक हथियार मिल गया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर रणनीति इन लोगों की क्या रहती, 2 दिनों से तो लग रहा है कि ये इसी को हथियार बनाने वाले हैं। और आप जानते हैं कि महिलाएं जब नाराज होने वाली है तो उसके बाद में सबसे बड़ा मुद्दा ये होने वाला है, और ये हो चुका है। इसके बीज तो निरूपित हो चुके हैं। इसके सिवा अगर हम बात करते हैं तो मुझे नजर नहीं आता कि मुद्दे किसी के पास है। अब एक ही है इन लोगों के पास में मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी ले लो या कांग्रेस पार्टी ले लो, कि नए चेहरे को लाना है। और नए चेहरे अगर तलाशे इनके सामने हम तलाशने जाते हैं कि कौन हो सकता है, तो वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये सबसे बड़ी इनके सामने समस्या है। लेकिन मुझे ये लगता है कि सिंदूर और मंगलसूत्र वाला मुद्दा गरमाने वाला है और इसको इस तरीके से बुलाया जाएगा, क्योंकि इसका परिणाम जो लोकसभा चुनाव में भी भुगत चुके हैं, जब मोदी जी बोल के गए थे। अब ये बोले, राजकुमार जी ने नहीं बोला है, लेकिन उस मंच से कहा गया, राजकुमार जी की खामोशी रही है सांसद की, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। जी मीना जी, अगर ये मुद्दा बनता है और महिलाओं की नाराजगी होती है, तो इसका चुनाव पर कितना भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हो सकता है, कितना भारत आदिवासी पार्टी को नुकसान हो सकता है, ये तो एक मुद्दा है ही। सवाल ये श्याम सुंदर शर्मा जी कि इस वक्त राजस्थान में भाजपा की सरकार है और भाजपा अब अपने उस दौर को याद कर रही है। कृष्ण कुमार जानू जी बता रहे हैं कि हमारा कब कब वहां पे विधायक बना है, लेकिन सवाल ये है कि 2023 से 2013 से 24 पिछले 10 साल हो गए, 11वां साल है। इस वक्त बीजेपी के लिए काफी लंबे समय से वहां पर पिछले 3 चुनावों में परेशानी बनी हुई है। देखिए मीना जी, जानू जी तो चाहेंगे कि हमको ये उपचुनाव जीतने का मौका मिले, लेकिन बागीडोरा में आप चुनाव हारे हो। अभी आपका जो कैंडिडेट पार्लियामेंट का चुनाव लड़के हारा है, उसी की सीट खाली हुई थी, आप उसकी बात तो करते ही नहीं। पहला चुनाव आपने हारा, आप देखिएगा कि करणपुर में जिस प्रकार से मंत्री बनाने के बाद चुनाव हारे, दूसरा चुनाव फिर हार गए। अब देखिएगा जिस प्रकार से विधानसभा में गणेश गोगरा पहली बार नहीं बोला है, वो तो पहले ही बोलता है। वो ये कह रहा है कि देखिएगा सरकारों ने हम आदिवासियों को लूटने के लिए अंग्रेजी शराब की दुकान खोल दी। हमारे यहाँ एक शराब की दुकान, एक बोतल आती है 1000 की, और हमारी महुआ वाली आती है, हम खुद तैयार करते हैं। तो वो कह रहे हैं हमारी महुआ वाली जो है, जो हम देसी तरीके से तैयार करते हैं, हमको आदिवासियों को 8 लीटर देने की छूट प्रदान कर दो। वो अशोक गहलोत की सरकार में भी बोला था कि हम आदिवासियों का कल्चर है, हमको तो इसके बिना नींद नहीं आती। बहुत सारी चीजें कह रहा है, लेकिन सामाजिक बुराई है, निश्चित तौर पर उसको दूर करने की जरूरत है। अब 84 का चुनाव होगा और राजकुमार रोज जो पार्लियामेंट का मेंबर जीत के गया है, कांग्रेस की मेहरबानी से, कांग्रेस का गठबंधन होकर के जीत के गया, चाहे भले उसने माना नहीं हो, लेकिन आज भी वो इंडिया गठबंधन में रहना चाहता है, इसलिए कि वो फिर चुनाव, अभी चूंकि चुनाव जीतने के बाद जो वो शपथ लेने आया था आदिवासी, उस समय किस तरह का माहौल किया था, दोनों ने उसको पीठ थपथपाने का काम नहीं किया था, वो खुद ही आकर के शपथ ली। और जिस तरह का माहौल हो रखा था विधानसभा का, कह सकता हूँ मैं दीपक जी के साथ एक चैनल पे डिबेट कर रहा था थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले, जिस दिन ये रैली हुई थी मानगढ़ में, जिस प्रकार का निश्चित तौर पर आदिवासी, अब ये बार बार कहते हैं कि देखिएगा कोई हिंदू है, वो मंगलसूत्र की और ये सारी बातें बीजेपी वोटों की खातिर कहती है। आदिवासी तो कपड़े पहनता ही नहीं था, उसके पास था क्या? वो तो आदिवासी है, उसका कोई मतलब नहीं है कि हिंदू है कि मुस्लिम है। वो तो जिस प्रकार से गाँव वनों में रह करके
वन की चीजें प्राप्त करता था और वही खा लेता था, और शिकार करके खा लेता, उसको कोई मतलब नहीं था हिंदू मुस्लिम करे, क्योंकि हमने वोटों की राजनीति तय करनी है। अब वोटों की राजनीति में अब जिस प्रकार से दिखेगा कि जिस दिन मानगढ़ में रैली हुई उस दिन मदन दिलावर को माफी मांगनी पड़ी, जिस प्रकार से जानू जी वो उससे माफी नहीं मांग रहे थे, फिर उनको समझाया भाई ये तो बड़ी चिंतित स्थिति हो जाएगी, उपचुनाव अभी आ रहा है। तो निश्चित रूप से उपचुनाव में देखिए 84 का उपचुनाव जब होगा, ये सुनील कटारा को खड़ा करेंगे या किसको खड़ा करेंगे तो ये जाने, और कांग्रेस तो अब खड़ा करना ही नहीं चाहती, इसलिए वो जानते हैं हम चुनाव तो जीत नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो आदिवासी का क्षेत्र का चुनाव, आप देखिएगा कह रहे हैं भील प्रदेश बना दो, अब देखिए विधानसभा में टी शर्ट पहन के आ गए, और देखिए उन्होंने दोनों ने अपनी जब बहस हो रही थी उन्होंने अपनी बात कही कि हम अगर बाकी लोग पंजाबी पंजाब बना सकते हैं, बंगाली बंगाल बना सकते हैं, भील प्रदेश को भी बना सकते हैं, लेकिन राजस्थान के कितने नहीं होंगे, देखिएगा उसमें 4 राज्य साथ, महाराष्ट्र भी आएगा, गुजरात भी आएगा, बाकी सारे 49 जिले ऐसे होंगे जो भील प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो संभव है नहीं। अब वो कह रहे हैं हम राष्ट्रपति, हमारी आदिवासी है, हम राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। अब देखिए राष्ट्रपति आदिवासी है, निश्चित तौर पर पार्लियामेंट का मेंबर है, अब आप राष्ट्रपति मिले नहीं मिले वो बात अलग है, लेकिन मुद्दा तो वो विधानसभा में उठा दिया, लोकसभा में उठाएगा, और उसने देखिए भील प्रदेश की जय हो कहा है लोकसभा का जब शपथ ले रहे थे। तो ऐसी स्थिति जानू जी, स्थिति तो बीजेपी की दिक्कत में आने वाली है अगर ये मांग तेजी से उठती, जिस प्रकार की प्रधानमंत्री जी खुद जब मानगढ़ आए थे क्या 3 राज्यों का मामला है, इनका 3 नहीं 4 राज्य महाराष्ट्र और शामिल कर दिया इन्होंने। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 3 राज्यों का मामला है और तीनों राज्यों तय करो तो इस मानगढ़ का उद्धार हो सकता है। और अभी आपने कहा हम 100 करोड़ की डीपीआर जो अशोक गहलोत अलॉट करके गए, हम उसका विकास करना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि चुनाव में आपको जीतने के लिए वोट चाहिए, और वोट चाहिए तो जो अशोक गहलोत की घोषणा उसको पूर्ति करनी है। तो इसलिए जानू जी जो राजनीति खेला जा रहा है मुद्दा श्याम जी अशोक गहलोत ने अनाउंस किया, उससे पहले वसुंधरा राजे ने किया, केंद्र की सरकारों ने भी किया। 100% का सवाल ये है कि इस इलाके में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की सरकारों ने इस इलाके के लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि वो मुख्य धारा से जुड़ सकते, और इसीलिए उन्होंने अलग पार्टी बनाई तो वहां पर सारे लोग लामबंद हो गए दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के खिलाफ। अब सत्तारूढ़ दल से सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी भी उस दल के खिलाफ खड़ी हो गई है जिसका जन्म ही दरअसल कांग्रेस की खिलाफत से हुआ। लेकिन राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, समझ में आती है। कृष्ण कुमार जानू जी, ये जो अलग भील प्रदेश का मुद्दा है, इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? चुनाव में इस मुद्दे को आप लोग कैसे एड्रेस करने जा रहे हैं? देखो, एक सांसद और 2-3 विधायकों वाली पार्टी अगर कोई मुद्दा खड़ा करती है तो मरु प्रदेश का मुद्दा भी राजस्थान में बहुत दिनों तक चला था, और ये बहुत लंबे चौड़े सियासी सगुफे से जुड़ा विषय है। गुजरात का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र को, राजस्थान के 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाया जाए, इसका सीधा सा उत्तर तो हमारे बाबूलाल जी खराड़ी ने दे दिए कि जाति के आधार पर किसी प्रदेश की संरचना, किसी उसकी रचना संभव नहीं है। लेकिन मीना जी, कांग्रेस जिस प्रकार का आचरण कर रही है और आदिवासी पार्टी का नेतृत्व करने वाले राजकुमार मानगढ़ में आह्वान करते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं और हम सिंदूर नहीं करेंगे, मांग नहीं भरेंगे और हम मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे, लेकिन हम शराब नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस उनको मदहोश रखने पर तो पूरा जोर लगाएगी। मंगलसूत्र महिलाओं से छुड़वाना है, सिंदूर महिलाओं से छुड़वाना है, लेकिन आदिवासी से शराब और महुड़ी नहीं छुटवानी है। कौन सी गणित पर लेकर जा रहे हैं लोग आदिवासियों को? आजादी के 75 साल बाद भी बहुत कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन शराब नहीं छोड़ सकते। ये किस प्रकार का राजनीति चल रहा है मीना जी, और क्यों चल रहा है? इसके पीछे की राजनीति क्या है? मदहोश रखने की है क्या? वहां पर बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे बेचे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ वहां जो हो रहा है उसकी चिंता इन पार्टियों को नहीं है। केवल शराब मिलनी चाहिए आदिवासी के नाम पर, बाकी चीजों का समझौता हो सकता है, शराब से नहीं हो सकता। ये कहीं न कहीं कांग्रेस की, बीजेपी की रणनीति जो है आदिवासियों को मदहोश रखने की और अपना राजनीतिक लाभ लेने की है। जनता समझ रही है, और नहीं समझ रही है तो हम समझाएंगे कि भाई आपके साथ हो क्या रहा है। जी,
तो भील प्रदेश के मीना मुद्दे जी, पर एक चीज सरकार मैं का कहना रुख चाहता एकदम स्पष्ट है। जी मीना जी, जी एक श्याम चीज मैं सुंदर कहना शर्मा चाह रहा था। जानू जी, जी बोले। बाबूलाल खराड़ी की 2 पत्नियां और 9 बच्चे हैं। आदिवासी होने के कारण फायदा उठाते हैं और फिर कहते हैं कि सारी बातें करना चाहते हैं। अब कैबिनेट का मंत्री अगर दो पत्नियों को रख करके 9 बच्चे रखता है, फिर उसके आदिवासियों के खिलाफ कहने की बात करता है। मंगलसूत्र पहनने की कहाँ नियम है? आदिवासी मंगलसूत्र पहने तो वो विवाहित होगा और सारी बातें की। ये सब बातें राजनीतिक तौर पर ठीक लगती है जानू जी। नियम तो श्याम सुंदर जी हमारे लिए भी नहीं है कि मंगलसूत्र पहने तो ही हम सनातनी होंगे, ब्राह्मण होंगे, जाट होंगे। नियम किसी के लिए नहीं है। परंपराएं जो है उनका पालन होना चाहिए। परंपराएं महिलाओं से छुड़वाई जा रही हैं। पुरुष शराब पीने की परंपरा नहीं छोड़ना चाहता। ये कहीं न कहीं भेदभावपूर्ण आचरण। चलिए, कुछ तो माना आपने महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। अब महिलाओं के साथ भेदभाव कब नहीं होता था? खाने पीने से लेकर पहनावे तक, परिवेश तक, घर से बाहर काम निकलने तक, और तो और छोड़िए जानू जी, अपने संगठन को देखिए। पिछले राजस्थान के इतिहास में वसुंधरा राजे के अलावा कोई दूसरी आपको अध्यक्ष नहीं मिली पूरे बीजेपी के इतिहास में। आज की तारीख में आपके पास कितनी कैबिनेट में मंत्री महिलाएं हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता है। बहरहाल, मैं दुखी रह गए जो मैं जब भी चर्चा होती है तो कुछ ज्यादा आप लोगों को परेशान कर देती हूँ, क्योंकि इस मुद्दे पर वैसे भी बोलने वाले लोग बहुत कम है। बहरहाल दीपक श्रीमाल जी, जानू मुद्दा जी, ये है कि देखिए मीना जी ये कह रहे थे कि एक सांसद और 3 विधायकों वाली पार्टी सबने, आपके भी 2 सांसद हुआ करते थे। आज केंद्र में आप शासन रखते हो, ये मत कहो। तो दो वाले हो सकते हैं, बट की बात हो सकते हैं श्याम सुंदर जी, हमारा एजेंडा देश के हित में था, किसी भीलिस्तान के हित में नहीं था। हम देश के लिए सोचते थे और उसी पार्टी का दायरा केवल और केवल आदिवासी समुदाय। वो तो आदिवासी ठीक की है, बात कर रहा है, बाकी बात ही नहीं करना चाह रहा। वो आप तो अपनी ठीक बात है, करो, वो अपनी बात कर रहे हैं। वो ठीक है। आप अलग बात करते थे, वो अलग बात करते हैं। आपके एजेंडा अलग थे, मुद्दे अलग थे, उनके एजेंडा मुद्दे अलग हैं। आपका राष्ट्रहित था, उनका भी हित है। वो मुद्दा ठीक है, हर व्यक्ति को अधिकार है। दीपक श्रीमाल जी, सवाल ये है कि ये जो सिंदूर और मंगलसूत्र का मुद्दा जो आपको लगता है कि भारत आदिवासी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, इस बात को जानते हुए भी राजकुमार रोत ने इस बात को रख दिया, अनजाने में रख दिया, सोच समझ कर रखा है? जी जी मीना जी, सबसे बड़ी बात बता दूं, ये मुद्दा रखा राजकुमार जी ने नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि राजकुमार की इस मुद्दे पे खामोशी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जो अभी चर्चाएं चल रही थी, शर्मा जी कह रहे हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के, आज आप जो कल्पना कर रहे हो आदिवासी की, हम लोग बात करते हैं तो आदिवासी बहुत ऊपर उठ चुका है। आप हर आदिवासी टापरे में, टापरा जिसको कच्चा मकान कहते हैं, वहां एक 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हुई आपको मिल जाएगी। जिले में 324 सरपंच है, तो 324 लोगों के पास कम से कम गाड़ी है। आर्थिक स्थिति भी इनकी बदल चुकी है। अगर आप देखते जो इनको मुआवजा मिला है, चाहे वो एनपीसीएल का हो, परमाणु वाला हो, चाहे माही वाला हो, बड़ी तादाद में मिला। आज आदिवासी उस स्थिति में नहीं है जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं, या इनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला। बहुत योजनाओं का लाभ मिला है, और जिस तादाद में सरकारी नौकरी मिली आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो अब ये सारी स्थितियां बदल चुकी है और आदिवासी का मन बदल चुका है। लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा मूल कारण ये है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, कि राजनीतिक दलों ने शोषण की प्रवृत्ति अपनाई हुई है। आप जो करते हैं ना कि यहाँ सारी की सारी सीटें आरक्षित है, सरपंच से लेके सारे के सारे आदिवासी बनेंगे, तो ऐसे में संगठन में इनको महत्व दिया जाए जनरल लोगों को। तो ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी खा रही है। ये राजकुमार रोत भी बेहतर तरीके से जानता है, दोनों विधायक भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि भील प्रदेश की वो जो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है उसके अंदर ताकत नजर नहीं आ रही है। एक मांग है जिसको वो अपने अस्तित्व के लिए बनाए रखे हुए है। अब इनके पास क्या मुद्दे होंगे, ये अभी झुंझुना किसी के पास नहीं है कि इन मुद्दों को लेकर राजकुमार जी आगे बढ़ने वाले हैं या दूसरे जो विधायक है, तो करेंगे क्या। तो एक मुद्दा गरमाया हुआ मुद्दा, ये बहुत पुराना मुद्दा है। आप 4 राज्यों की कल्पना करो, तो किस तरीके से आप कल्पना करोगे 4 राज्यों को तोड़ के। क्योंकि बांसवाड़ा के बारे में पहले बता दूं आपको कि जब इसका विलय एक्चुअली गुजरात के अंदर होने वाला था, तो उस समय हो नहीं पाया। तो ये स्थितियां बनी थी। लेकिन आज आदिवासी बिल्कुल बदल चुका है, आर्थिक स्थिति इसकी बदल चुकी है।
आप हम लोग तो अभी सिंदूर और मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे अगर आप सोना देखो तो इनके पास बहुत सारा सोना मिलेगा। आप इनके पास 8 लाख और 10 लाख से कम की गाड़ी तो किसी के पास नहीं है। तो वो स्थितियां बदल गई। योजनाओं का लाभ और खेती के अंदर जो बदलाव ये लोग लाए हैं, आप इसके प्रमाण देख सकते हो। कई लोगों को राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित किया गया है। तो सफलता की कहानियां मीना जी एक से बढ़ के एक सामने आ रही है। अब हम लोगों की जो सोच है उसको बदलना पड़ेगा कि आदिवासी को कोई योजना का लाभ नहीं मिला। ये आदिवासी बिल्कुल आगे बढ़ा है, पढ़े लिखे। आपको मैं बता दूं, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख नहीं जा रहा हूँ, सरपंच तक LLB किए हुए हैं। आप 5वीं अनुसूची की बात करते हो, लेकिन वो पढ़ा लिखा आदमी क्या वो 5वीं अनुसूची की बात करता है? क्या वो पैसा एक्ट को देखता है? तो ये मीना जी सबसे बड़ी खामी, कमजोरी ये है कि आप इनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? जयपुर या दिल्ली के अंदर होते हैं। वो कार्यक्रम होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो उदयपुर में होने चाहिए। इसका लाभ अभी लेटेस्ट हुआ था, तो उसके अंदर भी क्योंकि ये लोग जा नहीं पाए, इनको पता नहीं, इनको पता है कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो एक कार्यक्रम, एक औपचारिकता है। आप उस औपचारिकता से बाहर निकलोगे तो जितने कानून, जितने अधिकार मिले हुए हैं वो साफ बताते हैं। और अब जो जागरूकता का पैमाना बढ़ता जा रहा है, आप देखो, जब सरपंच LLB किया हुआ है, BA BEd तो सामान्य सी बात है, प्रधान भी है, विधायक भी है, महिलाएं भी काफी आगे बढ़ी है। तो ये सारे पढ़े लिखे लोग थे। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, क्योंकि अगर कांता बिल की इससे पहले बात करूं तो वो भी MA BEd करी हुई, लॉ करी हुई औरत है जो जज बनने जा रही थी। तो इनके अंदर वो समझ और सब कुछ है। लेकिन हम लोग अभी अपनी सोच को मान सकते हैं कि हम लोग काफी पीछे हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की कि योजनाओं का लाभ बराबर मिला, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की। हाँ, एक चीज यहाँ पे उसके बाद भी अगर सारी योजनाओं का फायदा लेकर ये आदिवासी पूरी तरह से आगे बढ़ने में, मुख्य धारा में आने में, प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, और उसके बाद अगर भारत आदिवासी पार्टी को पनपने की जगह भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब तो डॉक्टर मुनेश अरोड़ा साफ है यहाँ पर कि ये लोग डिटरमाइन हैं और ये सत्तारूढ़ भाजपा को चुनौती देने के लिए भी फिर इसका मतलब तैयार है। मीना जी, सही है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए तैयार है। श्रीमाल जी ने भी बताया, श्याम भाई साहब ने भी बताया, इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में वो आगे बढ़ रहे हैं, उनमें राजनीतिक चेतना आ रही है। मीना जी, यह बात भी सही है कि भीखा भाई उस समय LLB बैरिस्टर थे जब आजादी हुई थी, और वो मंत्री रहे, नंबर 1 और 2 के मंत्री रहे हैं भीखा भाई। उनकी एक अलग सोच थी, उनको मैंने बहुत नजदीक से देखा है। श्याम जी भाई साहब ने एक बीच में लाइन लेकर फिर छोड़ गए उस टॉपिक को, और वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदुत्व। आदिवासी क्षेत्र के अंदर हिंदू एजेंडा, आदिवासी हिंदू है या नहीं, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिलिस्तान की मांग आज से 40-50 साल पहले भी उठी थी, नक्सलाइट की बात पहले भी उठी थी। आदिवासी गरीब है, ये है। शिरमाली जी का कहना ठीक हो सकता है कि पढ़ रहे हैं, मगर जितना आदिवासी है उसका कितना % रेशियो है वो इम्पोर्टेंट है। हिंदुत्व का मुद्दा मीना जी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आदिवासी हिंदू है या नहीं है। राजकुमार रोत ये कहते आ रहे हैं कि जो मंगलसूत्र उसका एक पार्ट है, पूजा नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम प्राकृतिक प्रेमी है, जय जोहार, उसको लेकर के पूरी ट्राइबल को अपने साथ लेके चलना। स्कूलों के अंदर भील प्रार्थना करवाना, 3 शिक्षक निलंबित हुए अभी 3 दिन पहले। 3 शिक्षकों को निलंबित किया गया कि वो भील प्रार्थना करवा रहे थे स्कूलों में। तो वो कौन लोग थे? जो TSP एरिया में TSP के बच्चे शिक्षक बने और इन राजनीतिक दलों के साथ जुड़ गए। राजस्थान में एक संविधान है। बाबूलाल खराड़ी साहब कह चुके हैं कि हम किसी भी हालत में इस बिलिस्तान की मांग को आगे नहीं भेजेंगे। राज्य सरकार इसका समर्थन नहीं करती है। मुन्ना लाल रावत ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि आदिवासी हिंदू है। उसने राम का उदाहरण देते हुए कहा कि राम को जब केवट लेके जा रहा था तो उन्होंने राम राम कैसे कहते, राम तो खुद ही राम है सामने। तो जौहार का उन्होंने, है प्रकृति के देवता, इस कारण से जौहार शब्द आया और वो
ग्रंथों में मेंशन है। मन्ना लाल रावत ने ये भी बताया कि जो मानगढ़ धाम के अंदर हुआ, नरसंहार हुआ था, उससे पहले क्या होने वाला, वहां हवन होने वाला था, पूर्णिमा का दिन था, और जो हवन सामग्री थी उसके लिए घी वगैरह लेकर जाया जा रहा था। हवन किस पद्धति में होता है? हिंदू पद्धति में होता है। मैंने कांग्रेस के नेताओं से भी बात की, बीजेपी के नेताओं से भी बात की, तो ये बात बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आई है कि जो उनका जो जन्म से लेकर मरण तक जो भी विधियां होती है, चाहे वनेश्वर पे हो, चाहे उनके घर पे हो, चाहे बच्चे के बाल उतरवाए जाते हैं तब हो, शादी की परंपरा, उसमें सारी पद्धतियां करीब करीब हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई है या हिंदू लोगों से मिली हुई है। आप मीना जी और बता दूं, सबसे ज्यादा आदिवासी भैरव भगवान जी को मानता है, भैरव देवता का पुजारी है, माता जी का पुजारी है। पूर्णिमा पे मैनेश्वर में मेला लगता है, वहां वो अपने पूर्वजों को जो अंतिम फूल होते हैं वो विसर्जित करते हैं उनका, और पूर्वजों को बैठाने की परंपरा जो एक आदिवासी परंपरा है, जहां हम लोग पितृदेव कहते हैं, वो पितरों को बैठाने की परंपरा करते हैं, घरों में बैठाया जाता है ताकि वो घर में सुख शांति दे। इसके अलावा जो अनाज करता है उस समय की जो परंपराएं हैं वो सारी हिंदुओं से मिलती हुई है। तो ये जो फूट डाली जा रही है आदिवासी समाज के अंदर, वो एक सोची समझी रणनीति है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि आज डाली जा रही। कंसोलिडेशन ऑफ द वोट, ये एक इसके पीछे की किस तरह से आदिवासी को कंसोलिडेट किया जाए, और इस मामले में बाप ज्यादा उभर के सामने आ रही है, वो ये दिखाने में सक्षम हो रही है कि हम आपकी पार्टी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस मामले में फेल हो गए, जबकि योजना कांग्रेस ने सबसे ज्यादा दी, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबा कालखंड। तो जितना विकास हुआ उसके लिए कांग्रेस को मना तो नहीं कर सकते। कांग्रेस का योग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत बड़ा योगदान किया, उन्होंने पूरे नीचे लेवल तक। लेकिन उसके बाद भी अगर कांग्रेस और बीजेपी से अलग इतर यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को खड़ा कर पा रही है, भले ही विधायकों की संख्या इस वक्त 1-2 सांसद एक हों, और यहाँ पर कृष्ण कुमार जानू जी को लगे कि इनकी क्या औकात है, क्या हैसियत है, समझ में। एक लाइन और कंप्लीट कर दूं, जो यूथ है ना, आदिवासी यूथ, उसको जो रिक्वायर्ड है, उस सेंटिमेंट को राजकुमार रोज छेड़ रहे हैं। मोटरसाइकिल पे जिस समय रेले निकलते हैं ना राजकुमार रोड के, कानून व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है पूरी की पूरी। कल तो एक बात और कर दी उन्होंने वहां पे कि हमारे झगड़े, हमारे भागट, जो उनकी जो पद्धति है उससे निपटाया जाए, आपके न्यायालयों के द्वारा नहीं निपटाया जाए। तो ये जो ये बात है ना, तो ये जो यूथ को कनेक्ट किया है राजकुमार रोड पे अपने साथ, वो बड़ा कारण बन रहा है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस विफल रही। कृष्ण कुमार जी बोलिए। मीना जी, आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी ने अपने एक सहयोगी को एक बात कही थी कि जब आप पावर में नहीं होते हैं तो आप अराजक हो जाइए। आज राहुल गांधी अपनी दादी के उसी कथन की पुष्टि कर रहे हैं। जिस प्रकार संविधान की प्रति लेकर सदन में लहराते हैं, लेकिन अराजकता के लिए साथ खड़े हो जाते हैं, समर्पण कर देते हैं। दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, लेकिन केजरीवाल के सामने कांग्रेस ने समर्पण किया, केवल दिल्ली को अराजकता में झोंकने के लिए। और ये राजस्थान के कुछ जिलों में अगर कांग्रेस करेगी प्रयोग, तो निश्चित रूप से जैसे सीकर में कम्युनिस्टों के सामने समर्पण किया है, उनका वोट बैंक 29,000 का था, उनको टिकट दिया है। कांग्रेस की जो रणनीति है वो इंदिरा जी के उस लेसन पर आधारित है, जब आप पावर में नहीं है तो अराजकता के साथ हो जाओ, और वही काम कांग्रेस जगह जगह करती दिखाई दे रही है। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। आप एक बात तो देख लीजिए कृष्ण कुमार जानू जी, उनके सहयोगी की पुस्तक में है, मैंने मेरी तरफ से नहीं बोला। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बीजेपी ने देखा, नारा भी दिया, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर 84 में जो तस्वीर दिख रही है वो काफी मुश्किल राहें बीजेपी के लिए है, और खुद बीजेपी को ये बात समझ में भी आती है। पिछला इतिहास भी बताता है, वर्तमान स्थितियां भी बीजेपी के पक्ष में नहीं है।
सत्तारूढ़ पार्टी, सरकार, प्रशासनिक मशीनरी और संगठन मिलकर अगर काम करता है तो कौन सी रणनीति पर इस विधानसभा क्षेत्र में अब अपनी नींव मजबूत करेगा, ये देखना होगा। अभी तो राजकुमार राउत और उनकी पार्टी ने जिस तरह से ये मानगढ़ धाम में मंगलसूत्र का मुद्दा एक बार फिर से जो छेड़ दिया है, इससे कितना नुकसान इस पार्टी को होगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। कांग्रेस पार्टी के गणेश घोगरा की इस पूरे मामले के बीच में, इस पूरे मुद्दे के बीच में शराब की ये बात और डिमांड कितना असर डालेगी, ये भी देखना है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस और बाप पार्टी मिलकर बीजेपी की नींद तो उड़ाए हुए है पिछले कई सालों से, आने वाले कई महीनों भी, उपचुनाव में भी, उसके बाद भी। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।